उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लोग आकांक्षा बुलाया गया है यस सर। 6 तारीख को यस सर। डॉक्यूमेंटेशन के लिए। यस सर। तो ठीक है, मुलाकात होगा तब 6 तारीख को। यस सर, मिलिएगा तो हम्म। हम लोग भी मिलेंगे। ठीक। चलो बच्चों, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो काफी पर रहिएगा, मतलब कि हाँ, तो सब इस बार का सिलेबस से निकाल दिया। आईटी के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में है, मेंस में नहीं है। समझा बात को? दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है क्या सर? अलग अलग होता है, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। वो जो सिलेबस है वो आईटी मेंस का है, देखो ना। यस सर, एनटीए यस जो सर, लिखा हुआ था जेई मेन पेपर 1 पेपर 2। हाँ, तो आईटी मेंस में हटा दिया है। मेन जो एग्जाम होगा आईटी का, आईटी एडवांस, उसमें कुछ नहीं हटा है। आईटी एडवांस का जो है वो एज इट इज सिलेबस है। आईटी मेंस का उसमें देखो तो क्या लिखा हुआ है, आईटी एडवांस लिखा हुआ है कि मेंस लिखा हुआ है? मेंस लिखा हुआ है सर, पेपर 1 पेपर 2। हाँ ठीक है, इसलिए पढ़ना पूरा है ना। पढ़ना पूरा है। देखो हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, क्योंकि तुम लोगों को क्लास में बताए थे जब हम ग्रुप का बात करेंगे और पीरियड का बात करेंगे, तो डाउन ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो यहाँ बताए थे ये कंसेप्ट काम करता है। और आज पढ़ेंगे कि क्रॉस द पीरियड साइज करता है डिक्रीज। जेड एफिशिएंसी लिखे सर उसमें नीचे में, या फिर जेड जेड इफेक्टिव। देखो मतलब पीरियड में जो है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए रेडियस घटता है तो साइज डिक्रीज करेगा। उसी के लिए टॉपिक हम स्टार्ट किए, इसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर तो जेड सीडिंग इफेक्ट कुछ अलग होता है क्या सर? साइन कैसे है? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में ई डबल एफ डॉट, ई डबल एफ डॉट। सर और ऊपर वाला अ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का इसका सिंबल है सिग्मा। कैसे? हाँ ये सर हो सिग्मा ऐसे लिखो, जीरो, एक लाइन खींच दो, सिग्मा हो गया। सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है, वो तो सेम रहता है नंबर। बता देते, अभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले लिख लो। लेफ्ट साइड जाने पे साइज डिक्रीज करता है। ये वाला क्लियर हो गया था? हाँ, ये वाला क्लियर हो गया था ना, ग्रुप वाला। यस ये वो क्लियर हो गया। आज ये जेड का पढ़ेंगे। पावर एक्स लिखे सर, जेड का पावर एक्स लिखे। जेड का, इसको बोलते हैं जेड एस्टेरिक, स्टार साइन बना दो। इसको पढ़ेंगे जेड एस्टेरिक, वो जेड पावर में एस्टेरिक। नहीं ना है सर? नहीं नहीं, पावर में नहीं है, जेड पे एक साइन दे दिए, जेड पे एक स्टार साइन बना दिए, जेड एस्टेरिक। वो तो जेड के ऊपर एक्स लिखे हैं सर। एक्स नहीं है, ऐसे 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 एक साइन बना हुआ, स्टेरिक साइन। वो लिख तो दिए हैं, स्टेरिक मतलब स्टार साइन। उसको ऐसे लिखो ना, जेड इफेक्टिव। वर्ड में लिखो तो ऐसे, वर्ड में ऐसे लिखना है,
कितना नोट हो गया सबका? Yes, sir. नो सर सर ये तो नहीं सर एक मिनट फॉर्मूला सर ये तो फॉर्मूला का रीजन होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है? वही तो बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है बता रहे हैं ना। ये तो पहले तुम खाली दिखा दिए हैं, ये तो फॉर्मूला है, इसे समझ जाओगे। पहले प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल बताएंगे अभी। प्रैक्टिकल में कैसे होता है उसको ध्यान से देखो। कितना नोट हो गया? यस सर सर शील्डिंग इफेक्ट किस इसी को बोलते हैं या कोई दूसरा चीज है सर? शिल्डिंग इफेक्ट भी वही चीज है। शिल्डिंग लेकिन इफेक्ट का ही नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख दे सर। लिख सकते हो ब्रैकेट में, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें स्पेलिंग लिख दीजिए सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था सर चैप्टर 2 में ही। इसी का एक नाम है शिल्डिंग इफेक्ट। बताएंगे शिल्डिंग स्क्रीनिंग ये सब का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि किस ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो क्या बोलोगे, सोच के बताओ। एस का एस का सर। वेरी गुड, एस का। ऐसा मतलब है जो ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस होगा इस वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। चलो अब ध्यान दो पूरी कहानी को। सर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सेम है क्या? हाँ सेम है, वहां और लिखाए थे ना। थोड़ा हाँ सेम है, और लिखाए थे। देखो अब ध्यान समझना, जितने भी केमिस्ट्री में एलिमेंट हैं उनको समझने के लिए हमको समझना है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब होता है जिस एलिमेंट में मोर देन वन सबसेल हो। मोर देन वन सबसेल, इसका मतलब है कि हम एन इक्वल टू किसका बात करेंगे? दो टू का। का। सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी। बताओ, इसको देख के बताओ, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में केमिस्ट्री में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं आ पाएगा? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन है और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। वेरी गुड। इसका एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो किसमें एक ही तरह के सबसेल होते हैं। तो अब वो इस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस्ड फोर्सेस होते हैं। नहीं पता उसमें चला सर। एक्सपीरियंस्ड फोर्स। बता पहले नोट कर लो। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लो किसी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग जो है, इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग जो है वो केवल हम दिखा रहे हैं पहला कक्षा में, है ना। पहला कक्षा का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के काफी करीब होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हम बोलेंगे यहाँ पे
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम डिफाइन कर सकता है। तो केमिस्ट्री में इस दोनों एलिमेंट को छोड़कर, जैसे मान लो हम एलिमेंट नंबर 3 ले लें, लिथियम। लिथियम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें एक से ज्यादा सेल है। तो हम इसके ऑर्बिटल को जब डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे भी, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, एट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले n सेल का और एक इलेक्ट्रॉन ले n+1 सेल का, बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। हाँ, रिपल्सन लगेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स। तो पूछ सकता है तुमसे कि केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फोर्स काम करेंगे? सभी हाइड्रोजन। हाँ, 2 को छोड़ के सब। वेरी गुड, ये दो छोड़ के सब। तो तुम बोल सकते हो एटॉमिक नंबर 3 से लेके इन्फिनिटी एटॉमिक नंबर 118 तक, जितना सिलेबस है पुराना है। इतने। एटॉमिक नंबर 3। सर आपका माइक सर बंद साउंड है। नहीं आ रहा है। हाँ, कॉल ही सब आया होगा मेरे। एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक 118 तक, इस दोनों में ये दोनों फोर्स पढ़ना है, इस दोनों में केवल ये फोर्स पढ़ना है। सर ऊपर वाला n और n+1 वाला बता दीजिए ना हमको सर, नहीं देख पा सर रहे। हीलियम में भी तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, हाँ, उसमें भी n दो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। अगर हम दोनों ऑर्बिट के बारे में बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स कितने सारे एलिमेंट में होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 से लेके 118 तक होगा। सर हीलियम में भी तो हो सकता है, अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं फिर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। हाँ, तो वो एक्चुअली में इसमें एक्साइटेड स्टेट इसलिए डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि नोबल गैस है ना। एक्साइटेड स्टेट का बात हम कहाँ करेंगे, जो हाँ, भी एलिमेंट नन नोबल गैस होगा। फिर भी सर एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा ना। रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकली इनर्ट है। इस वजह से कहने का मतलब है जहाँ पे n वेरिएबल होगा वहां पे एग्जैक्ट रिपल्सन होगा और एट्रैक्शन भी होगा, लेकिन जहाँ पे n कांस्टेंट होगा वहां पे केवल और केवल क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। सर वेरिएबल कांस्टेंट समझ नहीं आया सर, ये और लोग समझ बता। नहीं आया सर। अरे n वेरिएबल का मतलब जिसमें n का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये n है, ये n+1 है। अब को ध्यान से, इसमें n है तो n+1 है, नहीं है। नहीं है, इसमें केवल n है, n+1 है। नहीं है। हाँ, ऐसा मतलब जिसमें एक ही सेल हो उसमें एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होता है रिपल्सिव फोर्स के हिसाब से। मतलब इसमें हम रिपल्सन को डिफाइन नहीं कर सकते, रिपल्सन को डिफाइन कर सकते हैं यहां से लेके यहां तक। तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर 18 तक नहीं होगा, 118 तक। हम क्या बोले, ये दोनों दोनों तरह का जो फोर्स है ये 3 से 118 तक होगा। ये दोनों फोर्स यहाँ काम करेगा और ऊपर वाला केवल दो ही एलिमेंट में काम करेगा। क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर? यस सर। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, लिखने दीजिएगा सर। हाँ नोट करो। थोड़ा फील लेके पढ़ो तब मजा आएगा पढ़ने में। बोले
वो फिगर नहीं बनाए थे ऊपर में n और n प्लस। अच्छा फिर से बता देंगे, तो भेज दो जी ग्रुप में, अब दोबारा बता देंगे। देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना एक रूल दिया। क्या नाम है बताओ? लेटर रूल। स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल। उनका कहना था कि हमको पता होना चाहिए टाइप ऑफ सबसेल, कितना फोर्स लग रहा है वो पता होना चाहिए। सिग्मा जो है, सिग्मा का नाम है शिल्डिंग, इफेक्ट, ये शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट या स्किडिंग इफेक्ट। तो सुपर नोट कर लो, सिग्मा फोर n-1 सेल और सिग्मा फोर n-2 n-3 डॉट 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 डॉट। यहाँ देखो, फर्स्ट में, सेकंड में, एस और पी, डी और एफ। तो यूज करने के लिए भी हम सिखाएंगे। जब रिपल्सन होता है ना, तो रिपल्सन कहाँ कहाँ डोमिनेंट होगा, उसको समझने के लिए एक डेटा दिया हुआ है। ये वो वैज्ञानिक द्वारा दिया हुआ था, मतलब कि ये फिक्स है ना? हाँ, ये फिक्स है। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे, वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। इतना सबको पता है जो बात हम बोले भी। तो हम क्या बताएं कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे, सर सिग्मा जेड इफेक्टिव है सर। सिग्मा जेड इफेक्टिव नहीं है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी हम बता दे रहे हैं। सिग्मा जो है वो है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब ध्यान समझो, जो इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे, बताओ, वो होंगे एस ऑर्बिटल के। मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा? अट्रैक्टिव। 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 लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉन एस के साथ पी में भी होगा। अब बताओ, पी में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। हाँ, रिपल्सिव। तो इसको समझाने के लिए ये एक कॉलम दिया गया, इस कॉलम को ध्यान से समझना। तो सर एस और पी का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ना? हाँ, ज्यादा होगा। तो फिर बताते हैं वैल्यू, शिल्डिंग इफेक्ट का वैल्यू कैसे डिफाइन हुआ है, पहले देख लो। ये नोट हो गया ना पहले सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, अब समझाते हैं इसको, ध्यान देना बोर्ड पे। देखो, स्लेटर्स का रूल क्या था, ध्यान समझना। स्लेटर्स का रूल था, जैसे मान लो हम एलिमेंट लिए बोरॉन, इसका निकालना है शिल्डिंग इफेक्ट। इन्होंने पहले बताया कि बोरॉन का हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से कहानी को सुनना।
अब बताओ, किसी भी एटम का, क्लास में पढ़ा चुके हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस, उसको डिफाइन करने का तरीका क्या बताए थे? डिफिनेशन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कितना ज्यादा डिस्टेंस है, मालूम है ना? यस सर। बताओ, बोरॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड से। हाँ, सर, तो हर एटम का तुमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम होना चाहिए। यस। अब ये भाई साहब ने बताया यहाँ पे कुछ कन्फिगरेशन इफेक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मोर देन वन सेल में है, जो मोर देन वन सेल में होगा उसका मतलब है वहां पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। हाँ, और रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस से दूर? न्यूक्लियस से दूर। हाँ, दूर। अब बताओ, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगा दें तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बताओ लेफ्ट से राइट जब जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता ही घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ, ध्यान देना, जैसे हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट का, तो ध्यान दो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज ये बताए थे, याद है? जेडी। यस सर। जेड इंटू स्मॉल ई, ये न्यूक्लियर चार्ज बोर थ्योरी में, जेड इंटू स्मॉल ई। यस अब बताओ, जैसे से हम लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट से राइट जब गए एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज किया। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या इंक्रीज किया, बताओ? प्रोटॉन। प्रोटॉन। बताओ, ये जेड मल्टीपल ई है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा इसका मल्टीपल इंक्रीज करके नहीं करेगा। यस सर। हाँ, इसका मतलब हो गया कि मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज पहले उतना इफेक्टिव नहीं था, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट गए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉन के बढ़ने से जेड मल्टीपल ई का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट बढ़ गया। मतलब ये जो न्यूक्लियर चार्ज था स्मॉल ई, जेड का मल्टीपल, वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन हो रहा था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ये जाना चाहेगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। बताओ, टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जाने से क्या होगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि साइज में इंक्रीज करेगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ, तो इसी घटना का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीन का मतलब हो गया पर्दा। पर्दा मतलब ऑर्बिट। हो रहा ऑर्बिटल, देखो चुक्की, पूरा कहानी सुन लो। चुक्की हो रहा ऑर्बिटल के चलते, इसलिए इसका नाम पड़ा शील्डिंग इफेक्ट। हम क्या बताएं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं उसको ज्यादा पावर से खींच लेगा। जब खींचेगा तो जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है किधर जाना चाहेंगे? इनर सेल इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो साइज में क्या होगा? तो साइज में गिरावट आएगा, साइज कम होगा। इसीलिए पीरियड में साइज डिक्रीज करता है। मोटा मोटी इसका ही कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट हो तो पूछो। सर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज करेगा, तो रिपल्सन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान दो, एटॉमिक नंबर साइंस में किसको डेडिकेटेड है? इलेक्ट्रॉन को डेडिकेटेड है कि प्रोटॉन को डेडिकेटेड है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो ध्यान देना है, एटॉमिक फिर भी नंबर। सर हाँ, इलेक्ट्रॉन तो बढ़वे करेगा।
नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटम के सेंटर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं रह सकता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह पर लोकेलेट होगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। तो जब भी तुम जेड घटाओगे बढ़ाओगे, उसका सीधा इफेक्ट प्रोटॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। जब जेड बढ़ाए तो प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया, इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इंटू ई था वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए नाम पड़ा। तो अगर ये इफेक्टिव चार्ज नहीं होता तो जो रिपल्सन कर रहा इलेक्ट्रॉन है उसमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ वो ला सकता है। इससे क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन, इसी का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल किधर शील्ड करेगा, न्यूक्लियर, नाम क्या पड़ा, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ? यस सर, सर। हाँ, डायग्राम बना लो पहले। स्क्रीनिंग इफेक्ट से और एक बार बताना सर, और एक बार क्लियर हो जाता। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब हो गया जो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो जेड इफेक्टिव के ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से टुवार्ड्स द न्यूक्लियस शिफ्ट होना चाह गए। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर टुवार्ड्स द न्यूक्लियस शिफ्ट होना चाहा तो जो स्क्रीन है ना, उसका साइज, मतलब जो ऑर्बिट है उसका साइज कम होता जाएगा। हाँ, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल जो है इसमें शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम उसको बोले शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि कौन सा ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा। शील्डेड मतलब होता है शिफ्टेड, झुकना। तो एस ऑर्बिटल में ज्यादा होगा, पी ऑर्बिटल में उससे थोड़ा कम होगा, डी में उससे थोड़ा कम होगा। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। सर जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा एटम का साइज उतना ही कम होगा। उतना ही कम होगा। सर एक डोमिनेंट बोले थे ना, उसका मतलब? डोमिनेंट का मतलब क्या, कि पहले हमारे पास ये था जेड इंटू ई, जैसे से जेड बढ़ा इसका मल्टीपल वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये चीज ज्यादा डोमिनेंट हो गया, इसलिए हम उसका नाम लिखा है मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको थ्योरेटिकली समझ गए, अब प्रैक्टिकली देखो कैसे निकालते हैं। तो स्लेटर्स के हिसाब से एक एटम मालूम होना चाहिए, उसका कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसका नाम क्या लिखे हैं, सुमिटा तो नोट हो गया नीचे वाला। यस सर। देखो, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो स्लेटर्स ने समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये Z-1 सिस्टम को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हो उसको एक कम करके लिखना है। ध्यान देना, पहले लिखेंगे पूरा कन्फिग्रेशन, चूंकि हम अभी थ्योरेटिकली देख लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा होता है, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की तरफ लाएगा, तो अंदर की तरफ लाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। तो स्लेटर्स का ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी ऑर्बिट कितना शिफ्ट होगा, तो n से n-1 में। हाँ, उसी को लिखने का तरीका है z से Z-1। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है उसमें से सर यहाँ पे जेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सर यहाँ पर जेड प्रोटॉन है ना। अब यहाँ पे z क्या हो गया, तो यहाँ पे z बतला रहा है हमको एटॉमिक नंबर के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सर अगर आप मतलब वही हुआ ना, जेड प्रोटॉन हुआ तो उसमें प्रोटॉन में से एक माइनस क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन तो जितना है उतना ही रहता है ना। चलो ना, इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये लिख लो E-1। अब समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, ये E-1 सिस्टम को फॉलो करेगा।
यानी इलेक्ट्रॉन हाँ सर जेड माइनस वन मतलब वाला लिखते थे वो वाला सर क्या था जेड सर? से ही समझ लेते तो जेड ही रख सकते हैं ना। हाँ, अगर जेड को ही तुम समझ लो वहां पे तो जेड को भी रख सकते हो। जेड को कंफ्यूजन प्रोटॉन भी ना कंफ्यूजन करके नहीं आप हो। लिख रहे थे सर। हाँ, कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जेड को हम वहाँ प्रोटॉन के लिए डेडिकेटेड कर दिए। यहाँ पे कन्फिग्रेशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे Z-1 भी चल सकता है। स्लेटर्स का रूल था, क्या रूल था? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हुआ तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को इनर सेल की तरफ ले जाएगा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कितना से डिक्रीज करेगा? उन्होंने मान लिया -1 से। बताओ ध्यान से, इसका मतलब है इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ये वाला हो। अब देखो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो Z- सिग्मा होता है। तो ध्यान से, इसका नाम क्या रखा उन्होंने? जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताओ जेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ला रहा है, इसको क्या बोलेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत सारी किताब में इसका नाम ये भी लिखा गया है। क्योंकि तुमको जो टेबल हम लिखाए थे उसमें सिग्मा का वैल्यू, पहले सुन लो, जो तुमको टेबल लिखाए थे उसमें सिग्मा का वैल्यू सारे कॉलम में फिक्स है ना? यस सर। जिसमें नाम नहीं पड़ा समझ स्क्रीनिंग सर, क्या कांस्टेंट। क्या सिग्मा का वैल्यू फिक्स है मतलब? अभी जो मतलब अभी बता देंगे, अभी तुमको टेबल लिखाए थे उसमें टेबल में लिखा हुआ है यस सिग्मा एस सर, और 0.35। एस और पी के लिए एन सेल में उसका वैल्यू होता है 0.35। वो कैलकुलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एस और पी का बात करेंगे तो उसका अलग वैल्यू होगा फिक्स, डी और एफ का अलग वैल्यू होगा वो भी फिक्स है। मतलब जो डेटा है वो डेटा कभी चेंज नहीं नहीं। होगा। हाँ, तो फिर समझ लो पर डेटा चेंज इफेक्टिव, नहीं होगा सर। बता रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सर कोई फोन किया है, आज नहीं होगा। कोई फोन किया है सर। क्लियर? अब इफेक्टिव न्यूक्लियर यस। चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? तो एक, वापस समझाइए, आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अब सुनाई दे रहा है ना? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ला रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन को लाएगा उस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स काम करेगा? शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और हम ये बताएं इसका नाम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी है, क्योंकि वो जो कॉलम हम लिखाए हैं वो कॉलम एक बार लिखा दिए तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। मतलब सर हर एटम, प्रोटॉन तो सभी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाँ तो भाई हम बता रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो उस कॉलम से डिसाइड होगा। अभी हम निकाल के दिखाते हैं किसको खींचेगा किसको नहीं खींचेगा और सर किसको ज्यादा खींचेगा। यस सर, बता दो। जितना कॉलम में जो प्रोटॉन एन लिखाए हैं न्यूक्लियस। सर, वो तो वेरिएबल है ना, वो तो चेंज करेगा हर बार। हाँ बिल्कुल। तो पहले एक बार एग्जांपल को हमको क्लियर करने दो, उसके बाद फिर पूछना है। और एक सर, इफेक्टिव इफेक्टिव से जो एरो लाए हैं और जो हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं उसका मतलब क्या, वो समझ नहीं आया हमको। अच्छा हम बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो, एक्सप्लेन कर देना एक बार बढ़िया से। नोट हो गया सर। ठीक है, तो दोबारा से हम बता, यहाँ लोकेट कर देना है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होगा उसको हम मान ली इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेंज कितना का होगा? -1। मिनिमम चेंज। हाँ मिनिमम, मैक्सिमम चेंज के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते हैं साइंस में।
क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा वो मिनिमम चेंज को डिफाइन करेगा, मैक्सिमम चेंज जो है ना वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके होता है। तो अब रुको ध्यान से, अब हम निकाल लेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें रिपल्सन कितना हो रहा है। ध्यान देना, ये जो है इलेक्ट्रॉन में कितने रिपल्सन हो रहे हैं उसको डिफाइन करेगा, जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किस सेल में है? फर्स्ट सेल, वन सेल। फर्स्ट सेल में। के और हाँ, और जब हम एटॉमिक रेडियस इसका कैलकुलेट करेंगे तो कंपेयर किस सेल से करेंगे? 2 से। 2 से। तो लिखने का तरीका है, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 1 सेल में है, तो 1 सेल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? n-1। n का वैल्यू यहाँ कितना बताओ? 2। 2। यहाँ पुट करो 2 - 1 सेटिस्फाई किया इसको? यस सर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम n-1 से दिखाएंगे। तो जो टेबल तुमको लिखा है टेबल, उसमें सिग्मा का वैल्यू n के टर्म में डिफाइन किया गया। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 किस सेल में? सेकंड। सेकंड में। और n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 2। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किस सेल में चला गया? n में। हाँ, देखो इसका मतलब है इससे मैच करना है, इसको इससे मैच कराना है, क्योंकि ये बड़ा था छोटा था इसलिए इसको n-1 लिखेंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो रिपल्सन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका संख्या यहाँ पे नोट करना है। अब बताओ। सर अभी बोले सब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है, फिर बोल रहे हैं उनका संख्या ज्ञात करना है। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर, कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखे सर, वही समझ नहीं आ रहा है ध्यान दो, ध्यान दो, जैसे तुम बोल रहा वही बात हम भी बोल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे? तो इतने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे, 2 और 2 4। सर तो ये 2p का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये का क्या चारों होगा? इलेक्ट्रॉन, सुनो पहले, चारों इलेक्ट्रॉन का लोकेलिटी क्या है? लोकेलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का n-1 सेल और 2 इलेक्ट्रॉन का लोकेलिटी है n सेल। बात समझ में आया? यस सर। हाँ। और टोपी वाला नहीं इलेक्ट्रॉन समझ कहाँ में गया? आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ जा रहा है इसमें? अच्छा सर फिर जो से बता दें, इलेक्ट्रॉन मार्किंग कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, पहले लिखने दो हमको, उसके बाद पूछना है। टेबल देख के बताओ, टेबल n-1 के लिए s सब सेल का वैल्यू कितना है? 0.8। 0.85 और n सब सेल के लिए कितना वैल्यू है? 0.35। 0.35 सर, उतना ही है। तो क्या हो रहा है ये? और n-1 के लिए बताओ। उतना ही सर, 0.35। 0.85। इतना ही कैसे है? ध्यान देखो, देखो यस सर। पहला, हाँ पहला कॉलम n है। बताओ इसको सॉल्व करेंगे इतना वैल्यू आएगा? ये आ गया। ध्यान दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का कितना होगा? बोरोन का प्रोटॉन इतना और इतना इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा था, इसका मैग्नीट्यूड इतना। बताओ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 160। हाँ, ये इफेक्टिव, ये तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन का ये क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है क्या कहलाया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर सिग्मा जो ये कैसे? 2 सर ये 2.60 लास्ट निकला, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ क्या गया? चीज है? फिर से रिपीट कर दे, चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो पहले ध्यान से, सबसे पहले किसी एटम का है सिल्डिंग इफेक्ट के लिए जो सबसे बड़ा n का वैल्यू उसको लोकेट करना है। स्लेटर्स ने बताया कि हमको उसी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा चाहिए जिसमें मोर रिपल्सन हो रहा हो। ध्यान देना, मोर रिपल्सन का बात कर रहे हैं, लेस रिपल्सन का नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स
जो न्यूक्लियस के तरफ जाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? उन्होंने मान लिया ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये E-1 या Z-1 सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि रिपल्सन तो होगा लेकिन उससे ज्यादा वहां पे प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्टिव होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है -1। तो अगर हम यहाँ पे -1 लगा दे 2p1 गायब हो गया। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचा, इसी इलेक्ट्रॉन्स में हमको स्टडी करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा सिग्मा डिफाइन करेगा, मोर रिपल्सन। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? यहां से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और ऑर्बिट को कंपेयर करेंगे। n का स्टैंडर्ड वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ n किस सेल में है? 1 में। हम बोलेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन किस सेल में? यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेल में है तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेक्टर्स का जो डाटा है वो n के फॉर्म में दिया हुआ है, n-1। हम ये लिखेंगे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में। आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन सिमिलर सेल में n-1 का शिल्डिंग इफेक्ट दिया हुआ है, n सेल का भी दिया हुआ है। तो हमको शिल्डिंग इफेक्ट मतलब ये स्क्रीनिंग वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किए उनका मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 2.40। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंस निकाल लिए। हमारे पास बोरोन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया? 2.60। अब बताओ निकालने में किसको कहाँ दिक्कत है? सर ये 2.60 ये जो आया ये प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है। वेरी गुड। इसी का नाम रखा गया जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बोलो किसको डाउट है इसमें? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को तो भी रिपल्सन हो रहा है, तो फिर उसको क्यों बाहर निकाल देते हैं? इसलिए बाहर नेगलेक्ट निकाल देते हैं। सर आप तो फॉर्मूला बता दिए बस। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से जो लोकेशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो सर ज्यादा दूर होता है तो ज्यादा रिपल्सन होता होगा, तो उसको तो और ज्यादा मतलब ऐड करना चाहिए, मतलब पहले ऐड करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये है कि जब भी हम रिपल्सिव और एट्रैक्टिव दोनों फोर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के तरफ होना चाहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली है तो उनका साइज क्या करेगा? डिक्रीज। हाँ, तो उसके लिए कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस सिस्टम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही रह गया तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। हम बोल दिए साइज डिक्रीज करेगा थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो एटम का साइज सब जगह सेम ही दिखाई देगा। सर अगर एटम को नहीं निकाले तो ये सब कॉन्सेप्ट मतलब ये सब तो पढ़ना ही नहीं होता। हाँ, इससे पढ़ना ही नहीं होता। सर अगर एटम छोटा हो रहा है तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? नहीं बाहर नहीं, अंदर बाहर घुस जाएगा। हाँ, अंदर घुसेगा, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर घुसेगा। उसका मतलब यह है कि वो फेनोमेना तभी होगा जब हम प्रोटॉन को ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे तब। तो सर जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो P1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यही तो हम बताए। क्या बताए? शिल्डिंग इफेक्ट। यहाँ अच्छा होगा, यहाँ अच्छा होगा, यहाँ बुरा होगा, है ना? हम कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है जहां शिल्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होगा उसको हम निकाल के पढ़ेंगे। हम सर करने के लिए सबको ले सकते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको निकालना है। जो ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस नहीं होंगे
उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको नहीं निकालना है। इसलिए सिलेक्टर्स ने एक रूल दिया कि -1 सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 2p2 रहता, तो 2p2 का मतलब कौन सा, 2px 2py, क्लियर है? तो हाँ उसमें भी सर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते या पूरा एक शेल को निकाल देते सब शेल हाँ, तो को? उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बताओ तो 2px 2py में मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस कौन सा होगा? 2px 2px। होगा सर 2px 2px। सर तो दोनों 2p दोनों तो एक ही ऑर्बिटल में है। नहीं 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 नहीं, दोनों कैसे हो गया बाबू? क्वांटम नंबर वगैरह सब पढ़ लिया करा है, फिर से दोनों एक ही होगा। सर आप ही अरे बोल रहे सबसे हैं कि सर एक्स तो और वाई को हम पहले लोग डिफाइन नहीं कर सब सकते। सुनो पहले बात को। सबसेल बाबू एक होता है, सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, px py pz। पहले इलेक्ट्रॉन तुम कहाँ भरते हो? x px में। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन px में भरते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल उसका एनर्जी लोअर है। तो जो लोअर एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ होगा? नजदीक में होगा। यस सर। हाँ, फिर 2py में भरेंगे तो 2py उसका हायर एनर्जी हो गया। फिर 2pz उसका हायर हो गया। तो मान लो किसी, जैसे मान लो हम निकालेंगे अगर नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। बताओ। 1s2 2x2 2p2 सर वेरी पी गुड। एक्स 2p2। पी एक्स बोलो। पी वाई सर अभी पी भी एक्स समझ पी में आ वाई रहा है और सर, एक पी जेड इलेक्ट्रॉन का बाहर एनर्जी तो सेम ही होता है, क्योंकि नहीं एनर्जी तो एन स्क्वायर बाई जेड से निकालते हैं। नहीं तो नहीं उसमें नहीं, क्या होगा? सर हम लोग आप वो बता दें कंसेप्ट कि यहाँ अप्लाई, इलेक्ट्रॉन सुनो पहले, वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे थ्योरी क्या हम बताएं, उसको ध्यान से डीपली सोचो। थ्योरी ये है कि जब भी हम किसी एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालेंगे तो ये ध्यान क्या देंगे, किस ऑर्बिटल में टेंडेंसी है क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो उसको डिफाइन करेंगे। जिस ऑर्बिटल में टेंडेंसी नहीं है क्लोज टू द न्यूक्लियस, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो बहुत कम वाले को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है। तो स्लेटर्स ने एक रूल दिया, अगर मान लो किसी ऑर्बिटल में 2p1 2p2 है, तो 2p2 का मतलब हो गया 2px 2py। अगर हमको रिपल्सन स्टडी करना है तो 2py को सिस्टम से बाहर रखेंगे, 2px को सिस्टम के अंदर लाएंगे, क्योंकि 2px में शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके रिस्पेक्ट में 2py में खराब होगा। अगर मतलब एक 2px शिल्डिंग 2py 2pz तीनों में इलेक्ट्रॉन है तो हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन 2pz से। अभी करवा रहे हैं, पहले ध्यान दे दो, उसके बाद फिर दोबारा पूछना। समझ में आ गया सर, जैसा आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी पहले 2-3 एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद फिर से वापस आएंगे। जैसे बताओ, अगर हमको कार्बन का निकालना है बोरॉन के बाद, ये होगा कन्फिग्रेशन p2 यस सर। एन का वैल्यू। अब है इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। अब इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? सिग्मा। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 है ये 2 है, इसको हम लिखेंगे -1। अब ध्यान से, दोनों सेम सेल है, बताओ दोनों सेम सेल है कि नहीं सेल है? सेम है सर। हाँ, तो सिग्मा का मान s और p कॉलम देख लो सेम होता है, एक ही बार जोड़ देंगे, 2 और 1 3 3 इलेक्ट्रॉन, ये Yes, भी sir. 2 ये भी 2 ये भी 2 n n। अब कॉलम चेक करो, n-1 के लिए सिग्मा का मान 0.85 और n के लिए 0.35। 2.35 हाँ, ये होगा 1.70 1.05, ये हो गया 2.75। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन माइनस सिग्मा, यहाँ 6 - 2.75, आंसर कितना आ गया? 3.25 3.25। हाँ, पूछो जल्दी से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का निकाल के दिखाओ। सर N का, इसमें हेलो सर, O का और F का। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिए सर, इसका कारण? वही चीज जो बताया अभी, पी एक्स और रूल। पी वाई। हाँ, ये है px और py। स्लेटर सा कहना था,
है ना, कि हम उसी इलेक्ट्रॉन को शिल्डिंग इफेक्ट मानेंगे जिस इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो 2px और 2py में 2px क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा, इसलिए उन्होंने एक जनरल रूल क्या दे दिया, जिस एटम का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसमें E-1 सिस्टम को फॉलो करेंगे। सर इसका आंसर इसका आंसर 3.25। अब निकालो नाइट्रोजन का आंसर, नाइट्रोजन का। तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है सर? हाँ, हर बार एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, क्योंकि 3.9 प्रैक्टिकल सर, कॉन्सेप्ट है। हाँ, जिससे प्रैक्टिकल उसका सही कॉन्सेप्ट है। ओके सर। 3.9 नाइट्रोजन का। हाँ, वेरी गुड। 3.9 नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का निकालो। चलो देखो, जिसका नाइट्रोजन का नहीं निकला है ध्यान देना, फटाफट देखो यहाँ पे, फटाफट एकदम फटाफट, फटाफट हो गया। ये खाली चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, हो गया। इसलिए इस रूल में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन को एक निकाल के सोचें। सर 4 × n कहाँ से? यहां से 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लिखे, 2 2 2 n का वैल्यू। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। सील्डिंग इफेक्ट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6। 6। क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। तो सर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बताओ। नहीं हो सकता है ना? हाइड्रोजन का नहीं हो सकता है? सर इसका n-1 हाइड्रोजन सर, का वैल्यू हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन पे भी आ रहे हैं, पहले बताओ। वो तो डिस्ट्रॉय हो। n-1 का हाँ, वैल्यू 0.85 ही क्यों होता है, दूसरा क्यों 4.55 नहीं हो सकता है? ऑक्सीजन का बताओ। 4.55 हाँ, वेरी गुड। 4.2। हाँ सर, 4.5। देखो ऐसे लिखो पहले, 1s2 2s2 2p4। बस उसमें 6 हो जाए, हाँ, यहाँ 3 हो जाएगा। 5 5 गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 1.75। ये हो जाएगा 3.45, 8 माइनस 3.45, कितना लगाइए? 4.5। किसी को निकालने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बताना। सर n-1 का वैल्यू 0.85 ही क्यों होता है सर? वो वैज्ञानिक दे दिए। नहीं नहीं, वो देखो, वो जो डाटा है ना, वो डाटा कैलकुलेशन से आया है। जैसे एक फॉर्मूला पढ़े हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कूलम्बिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यस हाँ, यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और रिपल्सिव फोर्स से, तो F1 + F2 का जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसी को कॉलम में लिख दिया गया है। सर तो वो डाटा जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के नेट फोर्स का डाटा है। सर P का वैल्यू 3 क्यों कर दे रहे हूँ? एक घटा क्यों दे रहे हैं हर बार? तो बता नहीं दीजिए, सब कहानी तो खत्म हो गया, फिर तुम बोल रहा वही बात। तो दिखा दिए ना कि 2p4 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसी में शिल्डिंग इफेक्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा। तो क्लोज टू द न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसको हटा के शिल्डिंग इफेक्ट निकाल। तो सर क्लोज वाला में तो और भी इधर है ना, तो एक दो को और छोड़ भी सकता है, तो उसी को क्यों? नहीं नहीं नहीं, एक दो को नहीं छोड़ सकता। देखो यहाँ पे कंपेयर किया गया है। कंपेयर का मतलब है कि हम कहीं -1 कहीं -2 -3 नहीं लगा सकते। एक जनरल रूल दिया गया कि जो एक ऑर्बिटल में एक बार में
एक ही इलेक्ट्रॉन में भर सकते हो, जब रिपीट करोगे तब ना दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फिर ये इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, यही मान के काम कर रहे हैं। उसको तो Z-1 या फिर E-1। हाँ, दोनों सोच सकते हो। जेड को कंसीडर करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, जेड का मतलब। यानी सर ये मान के चले कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका टेंडेंसी नहीं रहता है ये न्यूक्लियस के टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसीलिए हाँ, उसको वेरी गुड। हाँ, ओवरऑल रिजल्ट यही हो गया कि किसी भी एटम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका टेंडेंसी नहीं होता है कि वो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जाना चाहेगा, इसलिए हम वैसे इलेक्ट्रॉन को शिल्डिंग इफेक्ट में काउंट नहीं करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जाना चाहेंगे उन्हीं का हम क्या निकाल सकते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। तो इसलिए स्लेटर्स ने बताया कि ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके हमको डाटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि मतलब वो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना किसी भी एटम में, उसका टेंडेंसी ही नहीं होता है कि वो क्लोज टू द न्यूक्लियस जाना चाहे। तो सर हाँ, निकालो फ्लोरीन का 5.40 5.20। यस सर। हाँ, देखो फ्लोरीन का क्लोरीन का निकल सर हाँ 2p5 2p4, यहाँ पे 4 2 6 6 मल्टीपल, ये कितना आ जाएगा 2.10, ये कितना आ जाएगा 3.90 3.80, है ना 3.80 होगा ना, यस सर। या 9 में से 3.80 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 5.20। 20। हाँ, लेकिन सर वो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपल्सन में तो भाग लेगा ना सर, तो रिपल्सन वाला भाग भाग ले में तो हाँ भाग लेगा, लेकिन उतना नहीं लेगा, उतना नहीं लेगा। वही एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, उतना नहीं लेगा जितना और सारे इलेक्ट्रॉन दिलचस्पी दिखाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो रहता है ना सर एटम में, बाहर तो नहीं निकल जाता है ना? नहीं नहीं, बाहर नहीं निकलता है, वो एटम इलेक्ट्रॉन में ही रहेगा। बट जब हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो बस उस कैलकुलेशन में उसको काउंट नहीं करेंगे, एटम में तो रहेगा ही, क्योंकि वहां पे मैन-मेड एटम कैसे बनता होगा? अच्छा हम बता रहे, देखो पहले यहाँ पे देखो, इससे क्या पता चला ना, फॉर सर क्लोरीन का कितना आया था? 5.20 20। नोट हो गया था सबका? यस सर। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा बार करवा देंगे, लिख लो। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, बताओ दिमाग लगा के सिग्मा का मान कितना होगा जी? 0। 0। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का मतलब जैसे हाइड्रोजन, दो एन का वैल्यू कंसीडर कर दिए, इसमें इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जब निकालेंगे -1, बताओ जब सिग्मा निकालेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, 0 इसको अगर हम कंपेयर कर भी दें तो 0 गुना एन कितना होता है? 0। बताओ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी आएगा सर? हाँ वो भी आएगा, ये लिख ही दिए, सब आ जाएगा उसमें, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस भी आ जाएगा। अब बताओ नील्स बोर का ये जो फॉर्मूला था, क्या ये फॉर्मूला सारे एटम के लिए था? नो सर। हाँ, इन्हीं के डिमेरिट को
मेरिट में बदला स्लेटर्स नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने बताया कि नील्स बोर भाई साहब ने जेड का इस्तेमाल किसके लिए किया था? ये वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिगेंड स्पीसीज। हाँ, तो देखो ध्यान से, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? फॉर्मूला तो जेड माइनस सिग्मा है। बताओ सिग्मा का वैल्यू कितना? 0 0। तो मैथमेटिकली ये इसके बराबर हो गया। यस 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 सर। इसलिए अब ये फॉर्मूला मेरिट वाला हो गया। देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला है जो काम करेगा अब आगे। मतलब इससे तुम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियाई प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आ गया। बताओ कितना से कितना तक? 3 से 118 तक। हम्म। तो एग्जाम में पूछ देगा ये फॉर्मूला को ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं? यहाँ जेड जेड स्टेरिक के बराबर हो गया, क्योंकि मतलब सर सिंगल यहाँ इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड है ही नहीं। तो सर हीलियम में होगा ना? मान 0, तो जेड हीलियम इफेक्ट हीलियम में जेड के बराबर। सर ओनली हीलियम में बोल रहा है, होना नहीं, चाहिए उसमें। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वहां लिखा दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नो सर, ओनली हीलियम में उसमें मतलब होगा ना 1s2। तो 1s2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नो सर, इसमें नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो उसमें तो होगा ना, ये इसमें शामिल नहीं होगा ना हीलियम। ये नया इसमें फॉर्मूला इसमें ये नया शामिल होगा। फॉर्मूला 3 से ये लगेगा। शामिल होगा ना। हाँ ये शामिल होगा सर, बस हीलियम हाँ शामिल नहीं। हाँ, हीलियम के लिए अलग है, हम बताते हैं। हम क्या बताए थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम। 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 3 से 118 तक पढ़ना है। हीलियम आयन इसमें आ जाएगा। तो पहले नोट कर लो, सब क्लियर हो गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है? 0। 0। सर तब तो हीलियम का हम लोग रेडियस नहीं पता कर सकते? कर सकते हैं, आते हैं ना। अभी हीलियम आयन का बात किए। ओके देखते हैं आगे। नोट हो गया। यस सर। अभी टाइम है ना? यस सर है। ये सर वे 15-20 मिनट और है। तो ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो। और क्या लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो इसके लिए देखो, जो कॉलम लिखा है, कॉलम वो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर है। उस कॉलम में देखो ये वैल्यू नहीं मिलेगा तुमको। नहीं है सर। 0.35 से स्टार्ट है। देखो इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हीलियम। बताओ अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें भी रिपल्सन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है। बात समझ में आया? यस सर, समझ हाँ में तो आया, लेकिन क्यों नहीं हाँ, होता है ये। सर देखो जब हीलियम 2 में होता है तो इससे होगा, क्यों नहीं होगा? तो लिथियम है ना यहाँ पे तीसरा नंबर। यस सर। तीसरा नंबर में लिथियम है। लिथियम लिथियम में प्लस। लिथियम में रिपल्सन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मोर देन
वन सेल में है, हाँ मतलब मतलब दो सर सेल मेरे में को ये फायदा कहाँ हुआ सर n लास्ट में प्लस वन इलेक्ट्रॉन सेल में भी है। मोर देन वन सेल में n का डिफरेंस होता है, इसलिए वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है। यहाँ पे n है सिमिलर, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा। लेकिन रिपल्सन इसलिए ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही टाइप के सेल में, मोर देन वन सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ कुछ न कुछ तो सिग्मा होगा, जीरो तो नहीं होगा, जीरो से बड़ा वैल्यू होगा। कितना? 0.30। 30। हीलियम, हाँ हीलियम का कभी कभी पूछ देता है, इसमें नोट कर लो। सर ये लिथियम वाला में इलेक्ट्रॉनिक में इसका सिर्फ हीलियम स्पेलिंग ही मिस्टेक आएगा और तो कुछ नहीं। हीलियम की तरफ हो जाएगा सर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही देते, तो बचा वही, उसी तरह फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सर लिथियम प्लस का भी यही होगा ना? हाँ लिथियम प्लस भी 1s2 में आ जाएगा, उसका भी होगा। मतलब तुमको ये पकड़ना है, ये थ्योरी पकड़ना है। यस सर। हाँ इसमें नहीं आएगा सर, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वही वाला आएगा ना। हाँ वही है। तो मोटा मोटी क्या याद रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो और मोर देन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, उसके लिए हम उस टेबल को फॉलो करेंगे। इसके लिए हम लोग टेबल का जो यूज है उसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? ये तीन चीज याद रखना है। सिंगल में सिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होगा, मोर देन टू में जबरदस्त होगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखे हैं? जेड सिंगल लिखे इलेक्ट्रॉन हैं, के बाद लिखे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिग्मा। में सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता नहीं है ना। उसके बाद क्या है, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जैसे हीलियम आ गया, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा होगा, सबसे जीरो कम से होगा बड़ा। ना सर? हाँ जीरो से बड़ा होगा या 118 रिपल्सन होगा। 118 हाँ एलिमेंट में। अब मोर देन टू इलेक्ट्रॉन जब होगा, मतलब मोर देन टू का मतलब लिथियम से लेके जहां तक तुम पढ़ सकते हो, उसके लिए जो टेबल लिखा है वो फॉलो करना है। क्लियर हुआ? अब तीन ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन से, हीलियम प्लस से, लिथियम 2 प्लस से, बेरिलियम 3 प्लस से। इसमें क्वेश्चन आएगा हीलियम से, इसमें क्वेश्चन आएगा लिथियम से 118 तक। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में सिर्फ हीलियम आएगा ना, और कुछ तो नहीं हाँ आएगा। और कुछ नहीं आएगा। आएगा ना हाँ, सर? लिथियम लिथियम प्लस प्लस आएगा, आ सकता बेरिलियम है, 2 आ प्लस आएगा। सकता है। अगर हम लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें Li प्लस, तो भी 1s2 हो जाएगा, है ना। सर इसका क्वेश्चन करवाइए ना, आया है तो। अभी करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं, पहले नोट करो। कर लिए सर। कर देखो। टाइम हो गया। अच्छा ठीक, खाली देख लो फॉर्मूला, देख लो उसके बाद क्लास में। ये फॉर्मूला था, अब फॉर्मूला ये वाला आ गया। बताओ इस फॉर्मूला में ये जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ काम कर रहा था? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। सबके लिए। ये कहाँ काम करेगा? पीरियड में। पीरियड में। अब देखो ध्यान से, जैसे हम बोरोन लिखे, कार्बन लिखे, नाइट्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, फ्लोरीन लिखे। बताओ इसका जेड इफेक्टिव कॉपी चेक करो, कितना आया था? 2.60, 3.25,
3.90, 2.55, 5.20। आपको याद है सर? क्या लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये बढ़ने से क्या करेगा? रेडियस घटेगा। घटेगा। इसलिए घटेगा। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या करता है? डिक्रीज। डिक्रीज। यही कंसेप्ट था। दो ध्यान से ये ध्यान देना, पीरियड में एन काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पीरियड में एन क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। एन कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, तो हम वेरिएबल से कॉन्सेप्ट निकालेंगे। इसलिए अक्रॉस द पीरियड एन काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? जेड इफेक्टिव। तो हम ये बोलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर था 5, इसका था 6, इसका था 7, इसका था 8, इसका था 9। थ्योरी क्या था? प्रोटॉन बढ़ा मतलब जेड बढ़ा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा? शिल्डिंग इफेक्ट। उतना क्या होगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए क्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा। तुमसे कोई पूछेगा ये प्रोपोर्शनल यहाँ काम क्यों नहीं किया, तुम बोलोगे पीरियड में ये वेरिएबल नहीं होता है। ये कंसेप्ट कहाँ काम करेगा? डाउन द ग्रुप ग्रुप में सर। काम कर जाएगा। ये जो n है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो डाउन द ग्रुप में n या n स्क्वायर वेरिएबल डाउन जो है कंस्टिट्यूटिवली n+1 से एलिमेंटर कर रहा है। तो डाउन ग्रुप में ये डोमेन। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज जो कट भी रही है है। टका अच्छा, टाइम डाउन द ग्रुप में ये क्या बोलते हैं, साइज इंक्रीज करेगा क्या? हाँ, एक तो जितना बता ज्यादा सकते होगा, हो। उसका साइज उतना ही छोटा होगा तब सर पीरियड में। हाँ, डाउन ग्रुप में साइज इंक्रीज करने का रीजन है n का वैल्यू इंक्रीज करना लगातार। और अक्रॉस द पीरियड में अब मोटा मोटी ये क्लियर हो गया कि डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप में n का वैल्यू बढ़ने से साइज इंक्रीज करता है। यहाँ रीजन हो गया n, यहाँ रीजन क्या हो गया? जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर तो यहाँ तो हाँ, एक में आगे पीछे से पैसेज ओके। सर फ्रांसियम का अलग ही कहानी है क्या? फ्रांसियम का अलग ही कहानी और रेडियो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस मतलब करेंगे। वो तो कुछ ग्राम ही धरती पर अवेलेबल है, तो काहे पढ़ रहे हैं इसे? हाँ, और चूंकि वो भी कुछ 2-2 मिनट में, मतलब कुछ सेकेंड मतलब ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय रहता है। हाँ, चूंकि देखो है क्या ना कि साइंस कहता है जिसका भी इविडेंस है, जिसका भी उत्पत्ति उद्गम हुआ है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जिसके बारे में पता चल गया उसके बारे में तुमको भी जानकारी होना चाहिए। सर आखिर इसका मान बारे लो, में, हाँ मतलब इसका बारे में पूरा नॉलेज ले ले ऑक्सीजन का लिए जेड और यूज इफेक्टिव कर लिए तो पूरा नहीं है धरती ही तबाह हो जाएगा। हाँ वही बात है। हेलो सर। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का आया था 4.55। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको एक बार बढ़िया से देख लेना। कोई भी एक रुकिए वर्ड सर, होगा तो थोड़ा नोट कर अगले रहे हैं। क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। सर नोट कर रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट ले नोट लीजिए। करो, नोट करो, नोट करो। पूरा जो बताए हैं उसको दोबारा बना लेना। इसका क्वेश्चन हम अभी सेंड कर देंगे, पूरा बना लेना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन डिस्कस कब करेंगे सर? हाँ बोलो। डीपीपी क्वेश्चन कहाँ डिस्कस से कब बना करेंगे? इतना क्वेश्चन डिस्कस देर कर लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन अगले क्लास में रखना तैयार, 1 घंटा पढ़ा के आधा घंटा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। सर बहुत क्वेश्चन है, हो जाएगा क्या? हाँ आराम से हो जाएगा। अरे आधा घंटा एक क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट लगेगा। कितना क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन जो है। तो नो सर सर, हो ज्यादा जाएगा 10-20 मिनट। हाँ सर हो जाएगा। स्ट्रक्चर का वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब भी
हाँ तो सब ठीक है, उसके उसके लिए भी जिस दिन पीरियड टेबल खत्म होगा ना, पीटी खत्म हाँ होगा, वो डाउट क्लास रख लीजिए। एक से 2 क्लास रख देंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। ओके सर। सर डीपीपी सर आ कहाँ सर रहे तक हैं हम आकांक्षा लोग। में क्लास का टाइमिंग कब से आप सीधा सर हाँ आज ही मिलता है फिर सर परसों। डीपीपी कहाँ तक बनाना है? जहां तक बनना बनाते जाओ। सर DPP 2 आकांक्षा में क्लास का टाइमिंग कब से होता है? हेलो सर मेरा प्रीवियस ईयर हेलो सर मेरा टाइमिंग हाँ रहता है मॉर्निंग में। सर प्रीवियस ईयर का डीपीपी अगर आपके पास है तो दीजिए सर। ठीक है, हम सेंड कर देंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही है। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, थैंक कोई यू बात सर। नहीं। आनंद कुमार थैंक बहुत यू बढ़िया समझाता है राजेश यार। भैया। थैंक यू, वेलकम। और किसी को बोलूं? दिन भर करके ये चैप्टर खत्म कर चुका है प्रेडिक्टेबल। सागर कौन हाँ जी। कौन कैसी अब अपमानजनक बातें कर रहा है ये लड़का? हम तुमको किए थे 5 बजे रात को कॉल, तुम उठा लिया था भाई। भाई सपना सब्जेक्ट में क्या क्या भरे हो?